क्या कुछ रुकावटें आई थी, क्या कुछ है अतीक अहमद की? नहीं, ये सब मैं सन 1986 के लगभग तैनात हुआ था वहाँ एसपी देहात, जब ये पूरा कौसाम्बी, जमुना पार, गंगा पार एक बहुत बड़ा जिला होता था। और मेरी ड्यूटी उस समय शहर में लगी हुई थी इलाहाबाद में, क्योंकि दंगा हो गया था। तो दंगे में मैं लगातार ड्यूटी में रहा। तो वहाँ बाद में पता चला कि अतीक ने ही वो दंगा कराया था। और बाद में जब पुलिस के द्वारा खूब सख्ती हुई तो फिर अतीक अहमद घर हम लोगों ने कुर्की किया, कार्रवाई किया, तलाशी की। तो अतीक अहमद बम्बई भाग गया था और फिर बम्बई में काफ़ी दिन तक गायब रहा। तो बाद में धीरे धीरे वो जैसे गिरोहबंद माफिया होते हैं उस तरह की स्थिति बन गई थी कि वो ज़मीनें किसी की सस्ते में खरीद लेना, विवादित ज़मीन ढूंढकर उस पर लिखा लेना और फिर बाद में महंगे दाम पर बेच लेना, और जो कोई विरोध करे उसको धमका देना, खरीद लेना उसको पैसे देकर, न माने तो फिर मरवा देना। तो जितने गिरोहबंद अपराधियों, माफियों के लक्षण होते थे वो सारे अतीक अहमद में मौजूद थे। और जो आईएसआई वाली बात कर रहे हैं, तो उस समय एक गिरोह चलता था कि वो पाकिस्तान से आईएसआई के लोग अपना नकली करेंसी भारत की छाप कर पाकिस्तानी दूतावास में भेज दिया करते थे काठमांडू में। वहाँ से वो नकली नोट बढ़नी के रास्ते, सोनौली के रास्ते और बीरगंज बिहार वहाँ के रास्ते से अलग अलग एजेंट उसको लाते थे। तो ये तीनों का एक आपस में बड़ा तालमेल रहता था कि उधर शहाबुद्दीन सिवान में रहता था, उधर वो मुख्तार अंसारी मऊ में रहता था, और ये इलाहाबाद में ये अतीक अहमद रहता था। और ये तीनों मिल करके ये इस प्रकार का करेंसी का मतलब फ़ायदे का काम, नकली करेंसी फ्री में आ रही, उससे एकदम देखने में ऐसी लगती थी कि इंडिया की करेंसी, कोई पहचान नहीं पाता था। तो उसके बाद उस पैसे का उपयोग करके अपना गिरोह और बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना। फिर धीरे धीरे जब इनको लगा कि पुलिस बहुत सख्त शिकंजा कस रही है, तो इन्होंने फिर यहाँ पर राजनीतिक लोगों से संपर्क शुरू किया। उसमें समाजवादी पार्टी से टिकट लेने का काम किया इन्होंने। फिर उसके बाद अपना दल में चले गए, अपना दल से टिकट लेते थे। और मुख्य काम यही, जैसे मुझे आज भी याद आता है कि मैं दोबारा जब आईजी तैनात हुआ इलाहाबाद का, फिर एडिशनल डीजी रहा, तो कब्जा कर लेते थे किसी गरीब आदमी का। एक बंगाली का मकान जानसनगंज में कब्जा किया, 4 मंजिली कोठी, और उसको फिर हम लोगों ने पूरी इनकी प्रॉपर्टी को कुर कराया, अटैच कराया, और अटैच करके फिर मुकदमा चला गैंगस्टर, कई बार गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चला इन पर। और ये बदमाशी आपको याद होगी कि विधायक राजू पाल की हत्या करा दी कि वो चुनाव अकेले मतलब निर्विरोध लड़ना चाहता था। तो राजू पाल की हत्या कराई। बाद में उसी क्रम में आपको याद होगा कि उमेश पाल जो उस केस में गवाही दे रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा करके इनके गुंडों ने मारा। और इन्हीं सब बातों से अंत में उसका जो प्रचारित हो गया कि इतना बड़ा माफिया है। नहीं, शायद पड़ा रहता, चुप रहता तो शायद उतनी कार्रवाई न होती। लेकिन फिर आपने देखा कैसे उसका अंत हुआ। तो कोई काम छोड़ा नहीं था, मरवा देना, उठा लेना, फिरौती के लिए अपहरण कर लेना, मर्डर करा देना, हथियारों की बेचना, बाहर से पंजाब तक इनका गिरोह चलता था। और कई लोगों को, पुलिस वालों को भी या तो मिला लेता था, और या तो नहीं तो वो भी केस आपने सुना होगा कि एक पुलिस वाला सम्मन वारंट लेके चला गया था, तो उसको पूरी चमड़ी नोच ली पुलिस वाले की और उसको मार डाला। और उस पर भी कोशिश करता था कि राजनीतिक संरक्षण रहे ताकि पुलिस को दबा सकें, पुलिस न बोले। आप उस समय किनके पदों पर वहाँ तैनात मैं और किस तरह से आपने संयोग की बात थी कि जिस समय मैं तैनात हुआ उस समय इनकी समर्थक सरकार वहाँ नहीं रहती थी, तभी मेरी तैनाती होती थी। तो मैंने कस के इनकी कुर्की किया, इन पर कार्रवाई की। फिर जेल में गए, वहाँ ललितपुर जेल भेजा गया, ललितपुर से पेशी में इलाहाबाद आया करता था। तो धीरे धीरे जब अधिकारियों ने सख्ती की और शासन से भी सपोर्ट मिला, तब जाकर इनका जो वर्चस्व था वो टूटा। और बहुत इनकी गुंडागर्दी, अब तो धीरे धीरे सारे जो उनके सेकंड लाइन के गुंडे थे उन पर भी काफ़ी कार्रवाई
हो गई है, कुर्कियाँ हुई, गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्ति जब्त की गई। और बड़ा वो डायरेक्ट पुलिस से भिड़ता नहीं था, उसकी आदत थी कि वो पुलिस वालों से नीचे मिला के रखता था। केवल एक घटना वो विशेष रूप से ध्यान में आई जिसमें एक पुलिस वाले को मार डाला था घर पे। तो कुल मिलाकर के जितनी गैंगस्टर वाली कार्रवाई होती हैं वो सारी किया करता था, और उसी तरह उसका अंत हुआ कि कुछ जिन लोगों को मारोगे, जिन लोगों के सताओगे, तो वो भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उसी तरह फिर अतीक का अंत हुआ। आपने सुना ही होगा अतीक अशरफ दोनों किस तरह से लोगों ने मारा, किस तरह ख़त्म से किया। जो सिस्टम था वो काम करना, क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्ट बताया जा रहा है, किस तरह से ये काम करता था, किस तरह से हथियारों की सप्लाई, क्या कुछ आप लोग को तरीका यही था कि वहाँ से जो नकली करेंसी आ रही है तो पैसे को लगना तो है नहीं, नकली करेंसी ले लो और उसी से जो ज़मीनें खरीदो, उसी से अपना दबदबा बढ़ाओ, किराए के गुंडे बुलाओ, गुंडे बुला करके उनके माध्यम से मर्डर करा दो जो कोई ना माने। तमाम पीड़ित किए हुए लोग बाद में मिले जब ये और जब ज़्यादा पुलिस का शिकंजा कसे तो भाग जाओ और गायब हो जाओ, दूसरे प्रदेशों में चले जाओ, छिप के रहो। ऐसे करता था। उस ज़माने में इतना सर्विलांस वगैरह नहीं था, पता नहीं लगता था कि कहाँ भाग गया। और फिर उसके बाद जब अपने अनुकूल कोई सरकार आ जाए तो फिर आ जाता था। तो क्या लगता है जब कार्रवाई की बात आप लोग कार्रवाई करते थे तो कुछ राजनीतिक दबाव वगैरह भी आता था? मेरे कार्यकाल में तो राजनीतिक दबाव इसीलिए नहीं आया कि उनके पक्ष की सरकार नहीं थी। तो लेकिन जब वो उनके पक्ष की सरकार रहती थी जिसमें वो विधायक हो या मंत्री, ये मंत्री तो नहीं बना, विधायक था या सांसद बन गया था, तो और अनाप शनाप पैसा खर्च करते थे चुनाव में। फ्री का पैसा आ रहा छपा हुआ पाकिस्तानी ISI का, अनाप शनाप खर्च करते थे। और उसी के कारण धीरे धीरे जब पाप का घड़ा भर गया तो वो टूट गया। धुरंधर 2 जो मूवी आई है उसमें जैसा आप बता रहे हो वो कुछ ऐसे ही दिखाया गया है। बिल्कुल। तो बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, इस समय हिट जा रही है फिल्म, लेकिन धुरंधर 2 का विरोध भी हो रहा है। अच्छा, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या विरोध हो रहा है? विरोध ये हो रहा है कि ये गलत दिखाया गया है, या कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं ऐसा कि होता है कि जो शुभचिंतक होते हैं जिसके गिरोह से फायदा है, जैसे बहुत लोगों को वो पैसा देता था अपनी इमेज बनाने के लिए, लड़कियों की शादी वादी में पैसा दे देता था कि करोड़ों में लूटो और 10-5 लाख खर्च कर दो ताकि एरिया में हो कि बहुत बहुत अच्छा आदमी है। तो इस तरह के नाटक करते हैं माफिया लोग, वो भी करता था। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है तो वो भी भारी चंदा दे देता था, या और कोई उस पार्टी के खिलाफ खड़ा हो तो उसको दबा देता था। मतलब उसका इतना दबदबा बन गया था कि खाली संदेशा कर देता था तो लोग डर जाते थे। तो लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे, रियायत पुलिस ने कभी नहीं की उस पर, हरदम केस पर केस दर्ज। अंत में पुलिस ने, मुझे याद है कि एक समय था कि लगभग 42-43 केस थे, फिर बढ़ते बढ़ते वो 65 केस हो गए। और फिर लोग आने लगे, लिखाने लगे। जब लिखे जाने लगे केस तो लिखाने लगे। पहले नहीं डरते थे लोग कि मरवा देगा, और गवाहों को या तो तोड़ लेता था, उसका तरीका यही था कि गवाहों को पैसे दे के खरीद लो, ना माने तो डरा दो, फिर भी ना माने तो मरवा दो। और इस तरह वो बचता रहा। जो हम लोगों के अभियोजन में ये कमी निकाल कर गवाहों को तोड़ लेने का काम। अच्छा, बिना गवाही के अदालत सजा कर नहीं सकती। तो फिर राजनीतिक हो गया था तो सांसद बन गया, तो उसकी वजह से जो इनकाउंटर वगैरह भी बच गया, पूरी पार्टी से जुड़ गया था। तो लेकिन कहते हैं कि एक दिन पाप का घड़ा भरता है और फूटता है, तो वही हुआ। योगी सरकार में जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर तमाम कार्रवाई, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा था, याद हो, कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा इस बदमाश को, क्योंकि उसने बहुत डेयरिंग मर्डर कराया था कि गवाह को दिन दहाड़े आदमी गुंडे भेज करके और दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया था। राजू पाल के केस में गवाह थे उमेश पाल। तो इसी में लेकिन पूजा पाल जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया इस आदमी के खिलाफ, और उसका परिणाम रहा कि अंत में पुलिस ने, सरकार ने, सबने जब कार्यवाही पूरी की और वो
उन्हीं गुंडों के द्वारा मारा गया जिन लोगों को उसने मारा था। अन्यथा पुलिस तो ले जा रही थी कि वो कानूनी कार्रवाई कराएगी, मुकदमा चलाएगी। पूजा पाल दूसरी पार्टी में थी, लेकिन जो है बसपा में थी। न्याय जो है उनको योगी सरकार में मिला। हाँ, उन्होंने कहा भी, इस चीज़ को माना भी कि हमें न्याय मिला। बिल्कुल। वो बहुत दिन तक संघर्ष करती रहीं, बहुजन समाज पार्टी में थी, और बाद में फिर योगी सरकार में तो पता लगा ही होगा आपको कि उमेश पाल का जब हत्याकांड हुआ तब वो उसी केस में फिर अंत में सारी उनकी संपत्ति, जो अवैध संपत्ति थी, वो कुर्क की गई, और जितने गुंडे थे उनके गैंग के, वो सब पकड़े गए, और एक अभियान चलाकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। तब जाकर के ये प्रकरण कंट्रोल में आया।